आइए अब शुरू करते हैं मोल कंसेप्ट फॉर जे मीन्स इन एडवांस। ठीक है, बेसिक से हम पूरा एडवांस लेवल पे जाएंगे और सब सारी चीज़ें कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और रटी रटाई चीज़ें यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। मैं कहा यार ये होता क्या, इसको हम एब्रीविएशन में रैम करके लिख देते हैं। एंड इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस। कोई आपने सब्सटेंस लिया और आपने उसके एक एटम के मास को कैलकुलेट किया। ठीक है, और इसको डिवाइड किया आपने 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब ऐसा क्यों किया? ये जो चीज़ है ये बड़ी अटपटी लगती है स्टार्टिंग में सुनने में। मैं क्या यार इसको डिफाइन किया गया, जो पुराने टाइम में जो जितने भी केमिस्ट थे, हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कार्बन 12 को ही क्यों चूज़ किया एक स्टैंडर्ड रखने के लिए। इसके पहले ऑक्सीजन को रखा गया था, लेकिन उसमें कंफ्यूजन बहुत होती थी। कोई लोग ऑक्सीजन को ओ पढ़ लेते थे, कोई O2 पढ़ लेते थे। इसका मास आपको पता है 16 होता है, इसका तो 32 होता है। तो यहाँ कंफ्यूजन बहुत होती थी। और कार्बन 12 का जो आपको पता होगा, अभी वैसे आएगा आगे, लेकिन इसका जो मास होता है एक एटम का, दैट इज़ 12 AMU। बिल्कुल एग्जैक्ट 12.000 AMU होता है। तो और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी होता है। आप जानते हैं कार्बन के सभी आइसोटोप में से सबसे ज़्यादा अबंडेंट भी ये होता है। इसकी शायद 98.9% होती है, मैं श्योर नहीं हूँ, चेक कर लेना, इतनी होती है शायद। 98.9% कार्बन जो टोटल है, जो टोटल कार्बन है हमारी धरती पे, उसका 98.9% इसी से बना हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी अबंडेंट है, बहुत कॉमन है और बहुत इससे प्यारी कैलकुलेशंस होती हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड रखा गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे हम कैलकुलेट करते हैं क्या क्या बनता है। मास ऑफ वन एटम ऑफ अ सब्सटेंस। मैं कहा एक एटम के अंदर होता क्या, एटम का वेट आ किसकी वजह से रहा है। अच्छा, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात होती है। यहाँ फिजिक्स वाला वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला सीन नहीं है, यहाँ सब एक है। ठीक है, वेट और मास, इसको मैं इन दोनों टर्म्स को मैं इंटरचेंज करके बोल सकता हूँ, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक एटम की एक एटम के अंदर मास आता किसकी वजह से। मैं कहा उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है कि यार वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है एटम के मास के अंदर। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिडर करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उन दोनों का जो सम होता है उसको मिला के क्या कहा जाता है, उसको मिलाकर कहा जाता है न्यूक्लियॉन, है ना। P+N आपको पता होगा, न्यूक्लियॉन कहते हैं इसको। ठीक है, मास नंबर भी कहते हैं इसको, आगे देखेंगे इसको भी। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये तो हो जाना चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियॉन, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय ये सेम 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मैं कहा अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उसमें टोटल इतने हैं, P+N लिख दिया मैंने उसको। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन से, तो क्या मैंने कुछ गलत लिखा? टोटल मास, टोटल न्यूक्लियॉन्स जितने हैं उसका अगर मुझे मास निकालना है, तो मैं एक न्यूक्लियॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दूं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, है ना। बहुत सेंस बना रही बात। नीचे क्या है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एक कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है? मैं कहा यार जितने उसमें न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना उसका मास होगा। और न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं इसके अंदर? 12 होते हैं, 12, है ना। कैसे? अगर आपको पढ़ना आता हो, ये कार्बन ऐसे लिखा जाता है ना इसको, ये क्या होता है, दिस इज Z एटॉमिक नंबर एंड दिस इज A मास नंबर। ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये होता है प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर आपको प्रोटॉन निकालना है तो Z की जो वैल्यू होती है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू होती है। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आप A-Z कर दो, है ना, तो वहाँ से आपको न्यूट्रॉन की वैल्यू मिल जाएगी। तो कार्बन का अगर मैं आपको पूछूं कि P+N का सम क्या आया, मैं यार 6 + 6 12 आया। यही हो गए इसके न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इतने, न्यूक्लियॉन्स। यहाँ भी वही लिख दो, 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, है ना। टोटल न्यूक्लियॉन थे 12
और उसको एक न्यूक्लियॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एक कार्बन 12 के एक एटम का मास आ गया। अब देखो ऊपर नीचे ये दोनों चीज़ें कट रही हैं और ये 12 से 12 भी कट रहा है, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया P+N। और देखो ये यूनिटलेस चीज़ आई है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव टर्म्स जितनी भी होती हैं जनरली वो यूनिटलेस ही होती हैं, क्योंकि वो किसी के रिस्पेक्ट में होती हैं, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चीज़ें कट जाती हैं, है ना। ये आ गया आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ H, तो वो क्या होगा? प्रोटॉन कितने होते हैं? एक। न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता, तो आ गया 1। रिलेटिव एटॉमिक मास अगर मैं पूछूं, लेट्स से किसका पूछो, ऑक्सीजन का पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 8 + 8 16, है ना। फ्लोरीन का पूछते हैं, फ्लोरीन का ये अच्छा एग्जांपल है फ्लोरीन का। इसमें आप जानते होंगे, अगर आपने पीरियोडिक टेबल का भी पढ़ा है, फ्लोरीन कैसा दिखता है पीरियोडिक टेबल में? 919 9f19, है ना। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 9 है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 19 है। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 19 - 9 विच इज 10। तो इसका सम आ जाएगा P+N 9 + 10 विच इज 19, है ना। P+N 9 + 10, हाँ 19, ठीक है। उसके बाद है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? बहुत सिंपल चीज़ है। एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास था ना, उसी को अगर मैं AMU से मल्टीप्लाई कर दूँ, वो हमारा एटॉमिक मास हो जाता है। अच्छा AMU मैंने बताया नहीं अभी, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी मैं हेडिंग डाल देता हूँ, AMU। ये क्या लिख दिया भाई? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU क्या होता है? इसको आप AMU लिखो, AMU लिखो, या फिर अकेला U लिखो, या फिर डाल्टन भी लिखा होता कहीं कहीं पे, ठीक है। डाल्टन जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे। तो AMU जो होता है ना, AMU इज डिफाइंड एज, जो यहाँ मैंने लिखा था ना डिनोमिनेटर में, ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये इसी को हम AMU कहते हैं। ये इनको डिफाइन किया गया है, इनको एज ए स्टैंडर्ड रखा गया है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। ये साइंटिस्ट ने हमारी कैलकुलेशंस आसान करने के लिए और रिलेटिवली चीज़ों को देखने के लिए ये बनाई गई हैं चीज़ें। तो ये भी क्या होता है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, जो कि आ जाएगा 1/12 इंटू 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। वही सेम कैलकुलेशन जो ऊपर की थी, है ना। तो 1 AMU बराबर आ गया, 1 AMU किसके बराबर आया? 1 AMU बराबर आया मास ऑफ न्यूक्लियन के, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन के। एक न्यूक्लियन का मास जो होता है वो 1 AMU होता है, और इसकी जब वैल्यू निकाली गई, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली, तो वो आई 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। और केजी में इसको कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 kg, ठीक है। ये आया मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। अब एटॉमिक मास पर आते हैं। एटॉमिक मास बहुत आसान है, ठीक है। एटॉमिक मास इज रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU, बस बस इतना ही है। जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास आया, जैसे यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का निकाला, इसको बस आप आगे AMU लिख दो या U लिख दो, बस यही है आपका एटॉमिक मास। एक एटम का मास, है ना, एक एटम का मास जो होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ है। इसमें आप जैसे एग्जांपल ले लो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या हो जाएगा आपको पता है? 8 + 8 इंटू AMU से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना सा हो जाएगा 16 AMU, या ऐसे लिख लो 16U, ठीक है। इसको बड़े करके लिखना है तो ऐसे लिख लो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स,
अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट बना के लिख देता हूँ कि जो आपने वैल्यू निकाली थी ना AMU की, ये वाली, अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दो और इसको कैलकुलेट करो तो एक बड़ी खतरनाक वैल्यू आती, जो कि बड़ी फेमस वैल्यू है, आपने देखी भी होगी। अगर मैं 1/AMU कर दूँ विच इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो ये वैल्यू आती है इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, जिसने पढ़ा है उसको, ठीक है, जिसको नहीं पता इसको हम कहते हैं Na। ठीक है, ये एवोगाड्रोस कांस्टेंट कहते हैं इसको, एवोगाड्रोस कांस्टेंट। क्या मतलब होता है इसका, कहाँ से आया ये, क्या सिग्निफाई करता है, सब कुछ जानेंगे, थोड़ी देर में जानेंगे, है ना। एवोगाड्रो कौन थे, साइंटिस्ट थे, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए सवाल करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 36 ग्राम H2O, और सेकंड पार्ट है 36 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना मोल कंसेप्ट, ये मोल कंसेप्ट कम है, ये यूनिटरी मेथड ज़्यादा, इसको आपको यूनिटरी मेथड इन डिस्गाइज कहना चाहिए। ये चैप्टर बहुत ही, इसमें बहुत फंडामेंटल्स आपकी यूज होंगे, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स जो आप बचपन में पढ़ते हो, इतने से इतना बन गया तो बताओ इतने से इतना कितना बनेगा, कैसे बनेगा, वो सिंपल सिंपल चीज़ें, क्वेश्चन इससे काफ़ी अच्छे बनते हैं, एडवांस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फंडामेंटल से ही चलना पड़ेगा। अभी मैं आपको सीधा मोल भी पढ़ा सकता था, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं पे, ये रहा, यहाँ से शुरू किया जाता है ज़्यादातर ये चैप्टर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार ये चीज़ें तो पढ़ लो, ये चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो बेसिक्स कहाँ गए फिर, है ना। तो बेसिक से पढ़ो। अभी ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप इसको मोल से भी कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि 36 ग्राम H2 में बताओ कितने कितने मोल्स होते हैं, तो 2 मोल होते हैं, सामने पता चल रहा है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम होता है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेसिक से करते हैं अभी। तो अगर आपको वेट निकालना है, नहीं वेट नहीं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है वो देखते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो मैं कहा यार क्या करते हैं कि जो मुझे वेट दिया ना, गिवन वेट किसके निकाल रहे हैं, वाटर के निकाल रहे हैं, गिवन वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, है ना। जितना मुझे वेट दिया गया है वाटर का, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं वाटर के एक मॉलिक्यूल के वेट से, तो क्या मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O पता चल जाएंगे। बेसिक यूनिटरी मेथड, सिंपल। कितना दिया, 36 दिया है, और एक मॉलिक्यूल H2O का वेट कितना होता है, मैं कहा यार 18U होता है। कई बच्चे यहाँ पे ग्राम लिख देते हैं, ग्राम गलत है, ग्राम गलत है। अगर लिखा होता 1 मोल मॉलिक्यूल तब ग्राम आता, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट भी कहते हैं, मोलर मास भी कहते हैं जिसको। लेकिन यहाँ 18 ग्राम नहीं आएगा, यहाँ 18U आएगा या AMU आएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स Na आ गया। Na कैसे आ गया, मैं कहा यार ये देखो, अभी तो बताया, है ना, अभी तो बताया आपको कि 1/AMU इज Na, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो नीचे कि Na इंटू AMU इज इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, रेसिप्रोकल है एक दोनों दूसरे की। ठीक है, 2Na आ गया। मुझसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछा था। अच्छा, न्यूक्लियॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल H2O में कितने होते हैं, एक मॉलिक्यूल H2O में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मैं कहा यार 18 होते हैं। 18 होते हैं कि नहीं होते, कैसे, ये दो, इसके दो और इसके कितने, 16, कितने में 18 है। न्यूक्लियॉन्स निकालना अभी मैंने सिखाया था थोड़ी देर ऊपर, थोड़ी देर पहले सिखाया था, खेरा, है ना, यहाँ सिखाया हुआ है, कार्बन का एग्जाम्पल लेके वैसे ही निकाला। अगर एक मॉलिक्यूल H2O में इतने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो फिर 2Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, बेसिक यूनिटरी मेथड, 18 को मल्टीप्लाई कर दो 2Na से, कितना आ गया, 36Na। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 36 ग्राम CaCO3। तो CaCO3 के पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लें। CaCO3 के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो उसका वेट गिवन 36 डिवाइडेड बाय उसके एक मॉलिक्यूल का वेट। CaCO3 के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, कार्बन का 12 होता है और इसका होता है 48।
कितना हुआ 60 40 100 है ना, 100 आ गया तो ये हो जाएगा 100U। ठीक है, इसको कैलकुलेट हम बाद में करेंगे। तो इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाना है, उसके लिए डाला था। अगर मैं आपको कहूँ कि न्यूक्लियॉन्स कितने आएंगे, न्यूक्लियॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। अभी मैं बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बाद में नहीं लिखा जाएगा। न्यूक्लियॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितने होते हैं, मैं कहा यार 100 होते हैं, है ना। कैसे, वही अभी तो बताया, 40 + 12 + 48। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बेसिकली आपका ए के बराबर ही है ना। न्यूक्लियॉन्स जो है वो आपका मास नंबर ही है, मास नंबर ही है आपका। ठीक है, ए, जैसे आप ऐसे डिफाइन करते हो ना, कोई भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में एक्स, यहाँ नीचे होता है जेड, यहाँ होता है ए। ठीक है, वो वाला सीन है। तो अगर एक में इतने हैं, बस वही फिर से यूनिटरी मेथड इन, ये जो है 36/100U में कितने होंगे, मैं कहा यार 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 36/100U, 1/U बन जाएगा, Na बन जाएगा ना, तो 36 Na आ गया। क्या आपने एक चीज़ देखी, मैंने जब वाटर के 36 ग्राम लिए, उसमें भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आए 36 Na। जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 36 ग्राम, उसके भी 36 Na आए। ऐसा कैसे हो रहा है, मैं कहा ये एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि जब हम यहाँ पे यूनिटी मेथड लगाने लगते हैं तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई हो जाता है, और पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे बैठा हुआ है ना, तो ये दोनों कट जाते हैं हमेशा। तो जितने आप ग्राम लेकर आओगे ना, आपको उतने ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सैंपल, कोई भी हो, चाहे वाटर हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, कुछ भी हो, इथेनॉल ले आओ, कुछ भी ले आओ। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्रिमिनल मेथड दिखा देता हूँ। क्रिमिनल मेथड क्या होता है, कुछ नहीं, ऐसे ही फैंसी सा नाम है, एक ऐसा मेथड जिसको यूज़ करना क्राइम होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन को बहुत आसान बना देता है। क्रिमिनल मेथड नाम ही क्यों रखा है, ऐसे ही बस कूल लगने के लिए। तो एक्स ग्राम, ये जो टेक्निक है ये मेरी नहीं, ठीक है, मैंने जिनसे पढ़ा, जो मेरे टीचर हैं उनकी, मैंने कुछ नहीं बनाया, नाम बस मैंने दिया कूल लगने के लिए। एक्स ग्राम जो है, अगर एक्स ग्राम सैंपल है, कंटेन्स XNA न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी सैंपल हो, कोई भी सैंपल हो, अगर आपको कहा है कि 100 ग्राम मेरे पास लेट्स से एसिटिक एसिड है, तो आपसे कोई पूछ ले कि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताओ, तो आप ग्राम हटा दो, 100 ग्राम की जगह आप Na लगा दो, है ना, तो 100 Na उसमें न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये है एक छोटी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हम जानते हैं, H, और फिर D होता है ड्यूटेरियम, और ट्रिटियम होता है D। तीनों में प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, क्योंकि आइसोटोप है, ऑब्वियसली आइसोटोप का मतलब ये होता है कि मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो प्रोटॉन्स तो इसमें सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग होता है। हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, इनको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है, 1, अच्छे लिखते हैं 1H0। ठीक है, यार मुझे 1 लिखना नहीं आ रहा, 1H0, 1H1, 1H2। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये। अच्छा, फाइंड P n इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 124 ग्राम नाइट्रेट आयन सैंपल। P का मतलब प्रोटॉन, N का मतलब न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन क्या होता है, अगर नाइट्रेट आयन होता है NO3-, हमें इसका 124 ग्राम दिया हुआ है ना। तो एंटिटीज निकाल लेते हैं हम, कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज, यहाँ एंटिटी कौन सी हमारी, आयन है, तो NO3 के अगर मुझे आयन्स निकालने हैं, ये भी आप मोल से कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं अभी बेसिक से करवा रहा हूँ। NO3 आयन्स, अगर आपको NO3 के आयन्स निकालने, तो 124 डिवाइडेड बाय, आप इसके 1
मॉलिक्यूल, आप इसके एक आयन का वेट निकाल लो कितना होगा। नाइट्रेट है 14 और 48 कम्स आउट टू बी 60 आएगा, 62 आना चाहिए, है ना। मुझे याद है क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है। 14 और 48, हाँ ठीक है, 62 है। ठीक है, तो ये आ गया 62U आएगा, वे आएगा 2Na। ठीक है, अब हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं, थोड़े नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सब निकालते हैं इसमें से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूँ NO3 की, तो इसमें NO3 यहाँ लिख लेते हैं, NO3 माइनस, प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होंगे, मैं कहा 7 होंगे, और ऑक्सीजन में कितने होंगे, एक ऑक्सीजन में होते हैं 8, 3 में होंगे 8 × 3, तो होंगे 24 + 7 विच इज़ 31, है ना। उसके बाद बारी आती है न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में फिर से 8 ही होते हैं, ये भी आ गया 31। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसमें 7 और उसमें 8 होते हैं, 24 लिख दूँ सीधा, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी है NO3 पे, एक ऊपर माइनस है दिख रहा है ये, तो इसको एक प्लस कर दो तो ये कितना आ गया 32। अब बारी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकालने का है ना। तो या तो आप जो वो वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 उससे भी देख सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, है ना। नाइट्रोजन की जो बेसिक, जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगी 2,5, ऑक्सीजन की होगी 2,6, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो गया, मैं कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5 + 6 × 3, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, प्लस 1 भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना 18 19 और 24 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने पूछा टोटल नंबर ऑफ ये, अब तो ये तो मैंने बताया एक आयन में कितने, लेकिन मुझे तो 124 ग्राम में बताने हैं ना, तो बता देते हैं। मैं का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2Na × 31। मैं कहा यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हो जाएंगे, क्योंकि वो भी 31 ही आए थे, तो कितने आ गए 62Na। उसके बाद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने आ जाएंगे 32 × 2Na, जो कि आ गया 64Na। उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो आ जाएंगे कितने 24 × 2Na विच इज 48Na। ठीक है, ऐसे करना है इसको, मोल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं फाइनली मोल पे। मोल क्या होता है, मोल्स को भी हमने जैसे डिफाइन किया, जैसे हमने कार्बन, इसमें भी हमने कार्बन वाला मामला ही छेड़ा, ठीक है, जैसे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में देखा था। तो मान लो आपके पास एक सैंपल है कार्बन का, ठीक है, ये आपके पास कार्बन का सैंपल है, 12 ग्राम इसका वेट है, और ये C12 ही है, 12 ग्राम कार्बन का C12 वाला आइसोटोप हमने लिया और उसका 12 ग्राम लिया। मैं कहा यार मोल को ऐसे डिफाइन किया गया कि नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स present in 12 ग्राम कार्बन 12 सैंपल is 1 मोल, ठीक है, is 1 मोल, इसको ऐसे डिफाइन किया गया, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो ज़्यादा थोड़ा सा दिया हुआ वेट, और मुझे नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स निकालने, वही जो मैंने पहले यूनिटरी मेथड दिखाया था वैसे ही करना है। कैसे, अगर मान लो आपको नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स अगर आपको निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, वेट ऑफ सैंपल जो गिवन है ना, डिवाइडेड बाय
वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जो कि कितना होता है, वेट ऑफ सैंपल हमें कितना दिया, 12 ग्राम दिया अभी, और 1 कार्बन 12 एटम का कितना वेट होता है, 12 U, है ना। तो ये कितना आ गया, 1 Na आ गया, 1 Na आ गया। इससे हमें क्या पता चला, अभी हमने कहा कि जो 12 ग्राम होता है ना, 12 ग्राम सैंपल 1 मोल होता है, और ये 1 Na की कुल भी आ गया, मतलब 1 Na = 1 मोल। ठीक है, समझ आइए बात। नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12 सैंपल को हमने क्या कहा कि यार इसको हम आज से 1 मोल कहा करेंगे। सिर्फ इसको ही नहीं कहते, बहुत चीज़ों को कहते हैं, लेकिन इससे शुरुआत की गई, इसको स्टैंडर्ड रखा गया कार्बन को। कार्बन बहुत फेवरेट है साइंटिस्ट का, स्पेशली दिस आइसोटोप, द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स जब मैं निकालने गया, तो मैं कहा यार वेट ऑफ सैंपल 12 ग्राम डिवाइडेड बाय, मैंने इसके एक एटम के वेट से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1 Na, और यही इक्वल है 1 मोल के, क्योंकि मैंने इसको पहले से डिफाइन किया। इसका मतलब 1 Na = 1 मोल, 1 Na = 1 मोल। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास Na नंबर ऑफ कुछ भी है, एप्पल है, तो उसका मतलब है कि मेरे पास 1 मोल एप्पल्स है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी बहुत जानकार, आपको बहुत सारे सब्जी वाले जानते हैं, फ्रूट बेचने वाले, आपने कुछ ना कुछ करके इतने सारे, आपने क्या किया, आपने क्या किया, यू समहाउ कलेक्टेड 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एप्पल्स। तो आप प्राउडली कह सकते हो कि यार मेरे पास 1 मोल एप्पल है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू, दिस इज Na, है ना। मतलब इसका क्या हो गया कि आपके पास 1 मोल है एप्पल का। समझ आ रहा है, ये इसका मतलब होता है। Na की हम यहाँ से, ये सिग्निफिकेंस होता है Na का। ठीक है, अब फाइनली मैं आपको मोल्स वाले जो फॉर्मूले होते हैं जिसका आप वेट कर रहे होंगे वो भी लिखवा ही देता हूँ, है ना। तो सबसे पहला तो यही है कि नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज कैसे निकाला जाए, अभी तक मैंने आपको सिखा दिया है वैसे। तो नंबर ऑफ एंटिटीज क्या होगा, गिवन वेट ऑफ सैंपल। एंटिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, एंटिटी का मतलब वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एंटिटी। अगर मान लो आपको कहा है कि नंबर ऑफ एटम्स मुझे बताओ, तो आप गिवन वेट ऑफ सैंपल लिखो, डिवाइडेड बाय आप उसके एक एटम के वेट से डिवाइड कर दो। अगर आपको पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो आप वेट ऑफ सैंपल को एक मॉलिक्यूल के वेट से डिवाइड कर दो, है ना। उसके बाद है मोल्स, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल एंटिटीज। एक मोल एंटिटी का वेट, है ना। मान लो आपको कहा है, इसका इसका इसको कहते क्या है वैसे, आपको पता होगा, मोलर मास कहते हैं ना इसको। एक मोल एंटिटी का वेट, जैसे मैं आपको कहूँ कि 18 ग्राम H2O है मेरे पास, है ना, 18 ग्राम मेरे पास H2O के मोलिक्यूल्स हैं, तो वो क्या होता है उसका, उसका वो मोलर मास होता है। 18 ग्राम H2O क्या है, एक मोल H2O, है ना। एक मोल H2O में कितने ग्राम होते हैं, 18 ग्राम H2O होते हैं, तो वो उसका मोलर मास हो गया। तो मोल्स निकालने के लिए आपको वेट को आपको उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना है, सिंपल, है ना। आओ अभी ये करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं, अभी हम बहुत एडवांस जाएंगे, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ें चल रही हैं अभी। ठीक है, इसको तो आप 2x पे भी देख सकते हो, ऐसी चीज़ें चल रही हैं अभी। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 18,000 AMU He। ठीक है, मुझे एटम्स निकालने हैं, सिंपल है। तो एटम्स ऑफ He कितने हो जाएंगे, मैं कह यार 18,000 दिए हैं, उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं He के एक एटम के वेट से, हीलियम के एक एटम का वेट कितना होता है,
मैं कहा यार 4 AMU होता है, 4U से डिवाइड कर दो, U से U उड़ गया, ये कितना आ गया 9/2 4500। तो हो गया 4500 एटम्स, है ना। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आएगा इसका सेकंड पार्ट। इसमें कितने एटम्स आएंगे अच्छे के, तो कितना कम फर्क है, यहाँ पे AMU यहाँ पे ग्राम है ना। तो 18,000 डिवाइडेड बाय, ज़्यादा जीरो लगा दी ना मैंने, एक जीरो ज़्यादा लगा दी, 18,000 डिवाइडेड बाय 4U, तो ये कितना आ गया 4500 Na एटम। तो कितना फ़र्क आ गया, कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई हुआ, वहाँ पे Na से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। ये वाली क्वांटिटी जो है वो बहुत छोटी है इसके कंपैरिजन में, ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना। अब ये जो सेकंड पार्ट है, इसको दूसरा मेथड क्या है इसका करने का, वही जो मोल वाला मेथड है। पहले आप इसके मोल निकाल लो कि मोल कितने हैं He के। He के मोल जो हैं वो कैसे निकालोगे आप, 18,000 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर, उसका मोलर मास। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4500, 4500 आ गया। अब इसके एटम्स निकाल लो, एटम्स निकाल लो, तो ये कितने हो जाएंगे 4500 इंटू Na हो जाएंगे, है ना। अब आते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस पे। एवोगाड्रो भाई साहब ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ लोग यहाँ कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स गलत है, अभी मैं बताऊंगा एटम्स क्यों गलत है। एट सिमिलर कंडीशंस, सिमिलर कंडीशंस का मतलब है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की जगह एटम्स बोलते हैं, वो एक सिर्फ एक केस में वो सही है, ज़्यादातर वो चीज़ आपकी गलत होगी। क्यों गलत होगी वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे हम ये एवोगाड्रो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक हाइपोथेसिस कहा, कहते कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सिमिलर कंडीशंस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो आपने दो गैसेस है, आपने दो गैसेस ली दोनों अलग अलग कंटेनर में, और आपने उसमें दोनों दोनों कंटेनर जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों की वॉल्यूम एकदम सेम है। उन्होंने कहा कि अगर उनका प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम है तो उनके जो अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। अब ये उनका हाइपोथेसिस था, लेकिन ये सच निकलता है एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा जाता है ना। तो आइए इसको जानते हैं क्या है ये। आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते होंगे क्या होती है, PV इक्वल्स nRT। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट किया, प्रेशर कांस्टेंट किया, टेम्परेचर कांस्टेंट किया, प्रेशर कांस्टेंट किया, R तो बचपन से कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से आ गया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जगह जहाँ पे एटम्स लिखा होता है, बुक्स में लिखा होता है, वो गलत क्यों है, ठीक है। तो एग्जांपल से समझाता हूँ एक, मान लो मेरे पास दो कंटेनर्स हैं, एक ही कंटेनर है और एक ही कंटेनर, ठीक है। इसमें मेरे पास से कौन सी गैस है, कोई भी ले लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड ले ली, इसमें ले लिया हमने ऑक्सीजन गैस, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों का सेम है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों का जो है वो PVT है ना। अब अगर मैं देखूं, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस लगाओ यहाँ पर, वॉल्यूम सेम है, सॉरी प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगी। वॉल्यूम दोनों की सेम है, वॉल्यूम जो है वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर इसकी वॉल्यूम इसके बराबर है तो फिर दोनों के मोल्स भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आया कि N(SO3) जो है दैट विल बी इक्वल टू N(O2). ये तो सही है, ये तो हमेशा सही होगा, लेकिन अभी जो मैं आगे लिखूंगा वो आप बताना वो सही है कि नहीं।
क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 बराबर होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के? मैं कहा बिल्कुल होंगे। ये भी सही है और ऊपर वाली तो सही है ही। अब बात करते हैं एटम की। एटम की बारी आई अब। क्या एटम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बराबर हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के? मैं कहा ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, सल्फर डाइऑक्साइड के एटॉमिसिटी बताओ। सल्फर डाइऑक्साइड की मुझे एटॉमिसिटी बताओ कितनी है। एटॉमिसिटी क्या होती है यार? इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है ना? जैसे SO3 है ना, तो इसमें एक S है और 3 ऑक्सीजन है ना? तो इसकी 4 है इसकी एटॉमिसिटी। इसकी इतनी है, 2 है ना? तो एटॉमिसिटी सल्फर की कितनी आई? मैं कहा यार 4 आई। और इसकी ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी आई? मैं कहा 2 आई। तो अगर आपको एटम्स निकालने हैं SO3 के, तो आप कैसे निकालोगे? मैं कहा जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी एटॉमिसिटी से। सिंपल बेसिक सी बात है। क्योंकि एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में जो है 4 एटम्स हैं, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है और मुझे चाहिए कि मुझे एटम्स बताओ, एटम्स कितने होंगे, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो मुझे एटम्स निकालने, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिंपल। तो मुझे यहाँ पर एटम्स निकालने के लिए 4 इंटू मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिख देता हूँ, SO3 के मॉलिक्यूल्स। अगर ये वाली स्टेटमेंट मैं मान लेता हूँ, एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ, जिसमें मैंने क्रॉस मारा है, एक बार के लिए मान लेते हैं, सही है। सो मैं लिख दिया 2 इंटू मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के हिसाब से दोनों के मॉलिक्यूल्स का होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये देखो, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सिमिलर कंडीशन। क्या कंडीशन सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। टेम्परेचर और प्रेशर हमारा सेम है। तो इसको और इसको काट दो, इसको काट दो। 4 इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एटम्स लिखना गलत है। इसलिए एटम्स लिखना गलत है। एटम्स वाली स्टेटमेंट तभी सही होगी अगर दो गैसेस जिनको आप एक्सपेरिमेंट जिनके ऊपर कर रहे हो, जिनको आप एनालाइज कर रहे हो, उनकी एटॉमिसिटी अगर सेम है, तभी एटम वाली टर्म आएगी, नहीं तो एटम वाली टर्म नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको याद रखें। ठीक है, ये मैं 2 इज इक्वल टू 1 वगैरह हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या आ गई है? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, है ना? 4 इज इक्वल टू 2। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक और क्रिमिनल मेथड, जो कि है वाई मैप। क्या है? मेरा बनाया नहीं, मेरा बनाया नहीं। वाई मैप जो है, ये आपको एक शॉर्टकट देता है। आपको ज़्यादा फॉर्मूले, बिल्कुल मोल के कोई फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना। आपको बस ये वाई मैप याद रखना है। आप सारे मोल के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बीच में मोल लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने मोल लिख लिया। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, अभी भी अच्छे से लिखा नहीं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एक एरो, एक एरो इस तरफ। अरे भाई बन जा। ठीक है, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं यार, बार बार नहीं बनाएंगे। एक बार फिर कॉपी करते हैं। और ऐसे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम एट STP। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास ऑफ सैंपल।
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एंटिटीज़। ठीक है, नंबर ऑफ एंटिटीज़, एंटिटीज़ मोल्स, सॉरी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वॉल्यूम एट एस टी पी मैंने लिखा ना, एस टी पी बता देता हूँ मैं क्या होता है। एस टी पी, छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं, एस टी पी। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हम क्या करते हैं, हम प्रेशर को 1 atm पर सेट करते हैं। ठीक है, जितना एटमोसफेयर में प्रेशर होता है 1 atmosphere, विच इज 760 mm ऑफ Hg। और हम जो टेम्परेचर है वो कितना लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, विच इज 273 केल्विन। और हम 1 मोल के लिए एनालाइज करेंगे कि एक गैस जो है जिसको हमने 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन पर हमने रखा हुआ है, उसकी वॉल्यूम कितनी आती। ठीक है, आइडियल गैस हम मानेंगे उसको, आइडियल गैस बिहेवियर मानेंगे, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में ये वाली वैल्यूज आप प्लग इन कर दो, वॉल्यूम क्या आ जाएगी। एन हम 1 मोल के लिए एनालाइज करेंगे तो एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू एटीएम वाला रख रहे हैं तो हम 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273, प्रेशर तो 1 था ही, तो ये आपका कितना आता है। ठीक है, गंदी सी कैलकुलेशन है जो कि मैं नहीं करूँगा। तो 273 इंटू 0.0821, ये आपका 22.4133 आता है। वो बच्चों को पता होगा, 22.4 हम इसको कह देते हैं, लीटर में आएगा आंसर। ठीक है, ये क्या है, मैं कहा यार ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट एस टी पी, है ना। 1 मोल आइडियल गैस की जो वॉल्यूम है एट एस टी पी जो होती है दैट इज 22.4 लीटर। क्यों एक मोल की क्यों निकली है। मैं कहा यार यहाँ पी वी इक्वल टू एन आर टी में हमने, यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या डाली थी, इसकी वैल्यू हमने 1 डाली थी ना, इसकी वैल्यू 1 डाली थी, ये हमने सेट किया, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, और टेम्परेचर हमने 273 डाला, मोल की वैल्यू हमने 1 डाली थी, तो वॉल्यूम भी किसकी आएगी, 1 मोल आइडियल गैस की आएगी एट एस टी पी, है ना। तो 1 मोल आइडियल गैस की एस टी पी पे वॉल्यूम जो होती है वो 22.4 लीटर्स होती है। ठीक है, तो अगर मुझे वॉल्यूम दी है और मुझे बताने मोल्स कितने होंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, फिर यूनिटरी मेथड आ गया हमारा, मोल्स कितने आ जाएंगे, वॉल्यूम जो आपको दी है, आपको लीटर में दी हुई है, मान लो आपने उसको डिवाइड कर दिया 22.4 से, तो आपके आपके पास उस गैस के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, वाई मैप पे आते हैं। अच्छा इसको वाई क्यों कहा, ये वाई जैसे दिखता है ना ऐसा करके, तो उसको वाई मैप कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मास ऑफ सैंपल की तरफ जाना है, आपको मोल मोल पता है, तो आप क्या करो, कोई और कलर लेते हैं यार, आप क्या करिए, ये लेते हैं ब्लू, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। अगर आपको मास ऑफ सैंपल पता है, आपको मोल निकालने, आपको मास दे रखा है क्वेश्चन में, आपको मोल निकालने, आप डिवाइड कर दो एम से, मोल से आपको वॉल्यूम एट एस टी पी पे जाना है, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, है ना। देख लो यहाँ भी देख लो एक बार, आपको मोल से जाना है वॉल्यूम पे, आपको मोल गिवन है, आपको वॉल्यूम निकालनी, तो वॉल्यूम अगर निकालनी 22.4 को यहाँ भेजोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने बोला वही लिखा है। मैं कह रहा हूँ आपको ये बेकार चीज़ें याद नहीं रखनी, आप इसको याद रखो एक बार, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम से अगर आपको मोल पे आना है, वॉल्यूम दी है, मोल निकालना है, डिवाइड कर दो 22.4 से, है ना। मोल दिए हैं और नंबर ऑफ एंटिटीज निकालनी है, मैं कहा यार मल्टीप्लाई कर दो एन से, नंबर ऑफ एंटिटीज दी है, मोल निकालने हैं, तो डिवाइड कर दो एन से। बस इसमें एक केस होता है कि जो एटम्स होते हैं, अगर एटम्स निकालने तो एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई भी करना होता है, जो कि बड़ी बेसिक सी बात है। ठीक है, मैं यहाँ वो लिख नहीं रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई एन और डिवाइड एन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्रिमिनल मेथड हो गया, वाई मैप। आगे चलते हैं परसेंटेज कैलकुलेशंस पे। परसेंटेज कैलकुलेशंस क्या है, एग्जांपल से समझाऊंगा मैं, अच्छा समझ आएगा। लेट अ कंपाउंड AXBY। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि नंबर ऑफ जो मोल्स हैं, मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, AXBY के मोल्स अगर 1 है,
तो ए के मोल्स कितने होंगे और बी के मोल्स कितने होंगे, क्या बता सकते हो? आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है? ए एक्स बी वाई की एक क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे एक्स ए चाहिए और वाई बी चाहिए। अगर मुझे ए एक्स बी वाई का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे ए के एक्स मॉलिक्यूल चाहिए होंगे और बी के कितने वाई मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। अगर मुझे इसका एक मोल बनाना है, एक मोल ऑफ ए एक्स बी वाई बनाना है, तो मुझे ए के एक्स मोल चाहिए होंगे और बी के वाई मोल चाहिए होंगे। दिख रहा है? तो ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अगर ए एक्स बी वाई का एक मोल है तो ए के कितने मोल होंगे, मैं कहा यार एक्स हो जाएंगे, बी के कितने मोल होंगे, मैं कहा यार वाई हो जाएंगे, है ना? अगर आपको ऐसे वेरिएबल से समझ नहीं आ रहा, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, जो कि होती है स्टार्टिंग में, काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास है कोई क्या कहते हैं 20 मोल मेरे पास H2SO4 है, ठीक है? तो H2SO4 के कितने मोल्स हैं मेरे पास 20। मैं कहा यार मुझे मोल्स बताओ H2 के कितने होंगे, H2 के मोल्स कितने होंगे? चलो H के बताओ, पहले H2 में कंफ्यूज हो जाओगे, H के बताओ। मैं कहा 20 इंटू 2। क्यों? क्योंकि H2SO4 के खुद के कितने मोल हैं 20, और एक H2SO4 में ये खुद कितने दो पड़े हुए हैं, है ना? तो इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल 40 मोल है। अगर मैं आपसे पूछूं H2 के मोल कितने, हाइड्रोजन गैस के, अब मैं हाइड्रोजन एटम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है या गैस बोल लो, उसके कितने मोल है? मैं कहा यार इस बार 20 into 1 ही आएगा, इस बार 20 into 2 मत कर देना, ठीक है? क्योंकि H2 तो हमारे पास एक ही है ना, H2 तो हमारे पास एक ही है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ। H हमारे पास 2 है, H2 तो हमारे पास एक ही है। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें मोल्स ऑफ सल्फर कितने होंगे, मैं कहा यार 20 into 1 20 ही होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, मैं कहा यार 20 into 4 होंगे, 80 मोल्स होंगे। अगर मैं आपसे इसमें ऑक्सीजन के मोल्स पूछूं, वो होंगे 20 into 2। क्यों? क्योंकि मेरे पास O4 है, O4 को मैं 2O2 लिख सकता हूँ, मेरे पास 2 ऑक्सीजन के मोल है, एक मोल H2SO4 में मेरे पास 2 ऑक्सीजन के मोल है, ठीक है? तो 20 मोल H2SO4 में मेरे पास कितने होंगे, 20 into 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना? तो ये कितना आ जाएगा 40 मोल। समझ आया? पोटैश एलम का केस लेते हैं, यहाँ से सब सब क्लियर हो जाएगा। पोटैश एलम क्या होता है? फिटकरी, पता है फिटकरी है, उसको कहते हैं पोटैश एलम। दिस इज पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? ये एक डबल सॉल्ट होता है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ोगे डबल सॉल्ट क्या होते हैं सब। यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो से इसके 10 मोल्स है मेरे पास, ठीक है? तो के कितने मोल हो जाएंगे, के मोल हो जाएंगे 10 into 2। एस के कितने मोल हो जाएंगे, एस के मोल कितने हो जाएंगे 10 into, यहाँ पर एक एस है, एक, और यहाँ पर कितने हैं 3 एस है, यहाँ पर देखो 3 लिखा है ना, 3 कितने 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो गया 20 और ये हो गया 40। मैं कहा यार ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, ऑक्सीजन एटम के, है ना? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ कितनी 4 3 12, 12 और यहाँ 24। देख लो ध्यान से देख लो एक बार। हाँ ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 4, तो 4 प्लस यहाँ कितनी है 12, ये वाली में देखो 4 into 3 12, यहाँ भी 12, यहाँ लिख देता हूँ 4 + 12 प्लस यहाँ पर कितनी है 24, 24 into 10, तो कितना आ गया 16 और 24 कितना होता है 40 होता है, तो आ गया 400, ठीक है? 400 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आ गए, ठीक है? ऐसे हाइड्रोजन का भी निकाल सकता हूँ। एच, एच के कितने मोल होंगे, मैं कह एच के होंगे 48 into 10 विच इज 480 मोल, 480 मोल,
ठीक है, अगर कोई गलती हो गई होगी तो देख लेना यार। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के कितने मोल होंगे? एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं, तो 10 × 2 विच इज 20 मोल, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ करवाता हूँ यहाँ से मैं, इस इलस्ट्रेशन से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 49 ग्राम H2SO4 है। सबसे पहले हम बात करते हैं 49 ग्राम H2SO4। तो इसके मोल कितने आ जाएंगे? कोई और कर लेते हैं। मोल आ जाएंगे 49 / 98। 98 क्यों? इसका मोलर मास निकाल के देखो एक बार, 98 आता है। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं इनके मोलर मास आपको याद ही हो जाएंगे। जैसे H2SO4 है, अभी मुझे NO3- का याद था पहले। और भी बहुत सारे होते हैं, इथेनॉल है, NaOH है, बहुत सारी चीज़ें, ग्लूकोज है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? हाफ हाफ मोल आ गया। इसका हम निकाल के देख सकते हो ऐसे, 2 + 32 + 64 इन 98 ही आएगा। तो ये हाफ मोल आया। अब मैंने आपसे पूछा कि एच एटम के कितने मोल्स हैं? एच एटम के कितने मोल होंगे? मैं कहा यार हाफ इंटू 2 हो जाएगा, 1 मोल। अगर मैं आपसे पूछ लूँ वेट, एच एटम का वेट कितना होगा? मैं कहा 1 × 1 विच इज़ 1 ग्राम। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ लूँ एस के बारे में पूछ लूँ, एस एटम के कितने मोल होंगे? मैं कहा 1/2 × 1। समझ आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे S1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे H जो है, H के साथ सबस्क्रिप्ट में 2 लगा हुआ है। तो कितना आ गया? आधा मोल आ गया। अगर मैं आपसे पूछूँ एस एटम का जो वेट है वो कितना है? वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 × 32, 16 ग्राम आ गया। अगर मैं आपसे पूछूँ परसेंटेज ऑफ एस इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में एस कितना है ना, टोटल कंपाउंड में एस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैं कहा यार 16 एस का वेट है सल्फर का, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 49 × 100। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ एच एटम का वेट, तो वो कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ एच 1/49 × 100। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ लूँ ऑक्सीजन का, ओ एटम के मोल। अभी चीज़ें थोड़ी रेपिटेटिव लग रही होंगी लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक है, ओ एटम के कितने मोल हो जाएंगे? मैं कहा 1/2 × 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल आ गए। तो वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा 2 × 16, 32 ग्राम। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी, ऑक्सीजन का वेट है 32 और टोटल उसका वेट है 49 × 100। इसको सॉल्व मत करो। मैं ये परसेंटेज ऑफ एस क्यों निकलवा रहा हूँ? परसेंटेज ऑफ मैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसलिए निकलवा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अब बारी है 98 ग्राम H2SO4 की। 98 ग्राम H2SO4 की बात करते हैं। सीधा इस बार मैं परसेंटेज ऑफ एच ही परसेंटेज निकालूँ सीधा, वेट निकाल के मैं इस बार मैं मोल स्किप करूँ। चलो निकाल ही देता हूँ, पहली बार है, निकाल देते हैं। तो एच के मोल कितने आएंगे? एच के मोल आएंगे, सबसे पहले इसके मोल निकाल लो। इसके मोल आएंगे 1, है ना, 98 ग्राम में मोलर मास के बराबर ही है, तो 1 मोल। तो एच के आएंगे 2 मोल, तो इसका वेट आ जाएगा 2 × 1 विच इज 2 ग्राम। परसेंटेज एच आ जाएगा 2/98 × 100 विच इज 1/49 × 100। उसके बाद है हमारा सल्फर। सल्फर के कितने मोल आएंगे? मैं कहा यार सल्फर जो है, ये क्या हो गया, 5 बन गया है। तो सल्फर के मोल आएंगे एस एक बार ही है ना, ये देखो एक ही है, तो ये आ जाएगा 1 × 1 विच इज 1 मोल।
वेट आ जाएगा 1 × 32 इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे वाई मैप ये मुझे अच्छे से आता है। ठीक है, मोल आपको पता है, आपको वेट पे जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज एस 32 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, इसको 16/49 इंटू 100 लिख दूँ। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे? 1 × 4 विच इज 4 मोल, है ना। वेट कितना आएगा? वेट आएगा 4 × 16 विच इज 64। परसेंटेज ऑफ ओ कितनी आएगी? 64 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100। इसको अगर मैं 2 से काट दूं ऊपर नीचे तो आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 49 इंटू 100। एक चीज़ देखो, अब इन दोनों को देखो, ठीक है। एच एटम का वेट देखो यहाँ पे कितना आया, 1 ग्राम। 49 ग्राम वाले सैंपल में एच एटम का वेट है 1 ग्राम, मोल है 1 मोल। 98 ग्राम में इसका जो मोल है 2 मोल है और वेट है 2 ग्राम। लेकिन अगर मैं परसेंटेज ऐसे देखूँ 1/49 इंटू 100, 100/49, यहाँ पे भी 100/49। सिमिलरली अगर मैं एस के लिए देखूँ, मोल आया आधा, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे वेट आया 16 ग्राम, यहाँ पर आया 32, लेकिन परसेंटेज ऑफ एस जो है वो बराबर आई। परसेंटेज ऑफ एस जो है वो बराबर आई। सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में भी जो परसेंटेज ऑफ ओ है वो जो है वो बराबर है 32/49 इंटू 100, यहाँ पे भी 32/49 इंटू 100। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एक जो स्पेसिफिक कंपाउंड है उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जो जितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वेट कितना भी हो। आपके पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है या 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, जो उसमें परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगी। समझ आया? ये काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अगर आप इसको मतलब उसमें लिखना चाहते हो स्टेटमेंट में, तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेट ऑफ द सैंपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेट ऑफ अ पर्टिकुलर सैंपल, the percentage composition of all its constituents remains the same। ठीक है, समझ आया? बस इतना ही था इसमें। अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन ही होंगे शायद, इससे ज़्यादा थ्योरी तो नहीं पढ़ेंगे आज हम। एक डेंसिटी है लास्ट में, बस 2-3 क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ़ वी कन्वर्ट ऑल ऑक्सीजन एटम्स ऑफ सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O सैंपल इनटू ओजोन गैस, then its volume at STP is 448 liter। ठीक है, if volume of H2 gas formed from all the hydrogen atoms of this sample is V, point V/10। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो अच्छा आप ये जानते हो उसको क्या कहते हैं? ये जो सॉल्ट है इसका एक नाम होता है, इसको हम प्यार से कहते हैं ग्लोबर सॉल्ट, GLAUBER सॉल्ट। ठीक है, याद रखें इसको। अच्छा, मुझे क्या कहा है कि ऑल ऑक्सीजन एट, जो इसके अंदर जितने भी ऑक्सीजन एटम्स हैं, हमने उस सारे ऑक्सीजन एटम्स को पकड़ा और उसको ओजोन गैस में बदल लिया। ओजोन गैस क्या होती है? O3। और उस गैस को जब हमने उसकी वॉल्यूम देखी एसटीपी पे तो वो आई 448 लीटर। तो मैं कहा इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है, इसी से स्टार्ट करते हैं, ओजोन से ही स्टार्ट करते हैं। मैं कहा ओजोन के मोल निकाल लेते हैं, मोल ऑफ O3। ठीक है, तो 448 लीटर दिया, क्या बताया था मैंने? वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, ये पहली बार है तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, 448 वॉल्यूम है, नीचे है 22.4, सामने दिख रहा है कि इसका डबल है और नीचे एक डेसिमल साइन है तो 20 लीटर आ गई, वॉल्यूम क्या आ गई? 20 लीटर आ गई। ए वॉल्यूम ऑफ H2 गैस फॉर्म फ्रॉम ऑल द गैस हाइड्रोजन गैसेस, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द सैंपल इज V। अच्छा, मुझे इससे मुझे हाइड्रोजन पे पहुंचना है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं सॉल्ट पे देखूं, अगर मैं सॉल्ट की बात करूं, 1 मोल ऑफ दिस सॉल्ट
जो है उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? कंटेन्स, हमें देखो 4 और ये 10, 14 है ना, 14 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मेरे पास O3 के मोल 20 है, मतलब मेरे पास ऑक्सीजन के मोल कितने? 20 इंटू 3 है ना, क्योंकि O3 के अगर 20 मोल्स है तो ऑक्सीजन एटम के कितने होंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 मोल आ गए। 60 मोल, एक मोल सॉल्ट में 14 मोल ऑक्सीजन है, तो 60 मोल सॉल्ट में कितना? अगर एक मोल सॉल्ट जो है, अच्छा इसका उल्टा उल्टा सुनो, उल्टा ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। 14 मोल ऑक्सीजन जो है वो एक मोल सॉल्ट में, तो 60 मोल ऑक्सीजन कितने मोल सॉल्ट में होगी? मैं कहा बेसिक यार, बिल्कुल ही बेसिक यूनिटरी मेथड बच्चों वाला। अगर मुझे निकालने हैं मोल ऑफ सॉल्ट तो मैं क्या करूँगा? 1/14 इंटू 60, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब मुझे निकालने हैं, अब मुझे वॉल्यूम ऑफ H2 तक पहुँचना है, तो हाइड्रोजन की वॉल्यूम से पहले मुझे उसके मोल निकालने पड़ेंगे। तो H2 के मोल कितने होंगे? मैं कहा यार 60/14, ऐसे लिख लो उसको पहले। ठीक है, अच्छे से लिख लेता हूँ मैं, मोल ऑफ सॉल्ट इंटू जो इसकी यहाँ पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर रहे होंगे, देखो कितने, 10 हैं, 10। ठीक है, 20 मत लिख देना इसको, 20 जो है वो H है। हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम नहीं पूछा, हमें हाइड्रोजन गैस पूछी, H2 गैस। H2 गैस कितनी यहाँ पे? 10 है, 20 मत लिख देना, ये गलती बहुत होती है। ठीक है, इंटू 10, तो आ जाएगा 60/14 इंटू 10। अगर मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी, इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा खिसका देते हैं। अरे भाई 14 की डंडी भी ले गया वो साथ में। ठीक है, यहाँ पे 14, तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालनी है, मोल पता है वॉल्यूम निकालनी है, तो क्या करें? 60/14 इंटू 10, क्या करें? डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें? याद करो, मोल पता है तो वॉल्यूम निकालनी है, मोल पता है वॉल्यूम निकालनी है, मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, आपको ये वैसे याद, बहुत ऐसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे तो बिल्कुल इसको रट्टा मार लेना है। मैंने आपको सब कुछ डिराइव करके दिखाया, ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, फिर एंटिटीज़ वाला भी डिराइव करके दिखाया। आपको रटने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं ऐसे। इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे लिख लूँ, 224/10, ये काट दो। ठीक है, अब कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन मेरी ख़राब है। अच्छा, ये कट रहा है 7 से, है ना, 3 और 2, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 16, 16 6 और 960, तो 960 लीटर आया। उसने क्या पूछा था? वॉल्यूम इज वी, फाइंड वी बाय 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये वी आया हमारा, तो वी बाय 10 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 96, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैसे यहाँ पे वी बाय 100 होगा मेरे हिसाब से, है ना, नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वी बाय 100 कर लो उसको, तो यहाँ पे होगा वी बाय 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.6 विच इज़ 9। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। पहले भी सही था, लेकिन मतलब इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वही इंटीजर ही रहता है ना, तो वो कोई सेंस बना नहीं फिर, है ना, स्पेशली केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे 100 आओ, 100 कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। x and y combine to form xy2 and x3y2. If 0.1 mole xy2 weighs 10 gram and 0.05 mole x3y2 weighs 9 gram, find atomic weights of x and y. Atomic weights of x and y हमें निकालने हैं। ठीक है, तो कुछ मान लेते हैं उनको, मैं कहा एक्स के एटॉमिक वेट को एक्स ही मान लेते हैं। ठीक है, बार बार नहीं तो हमें एम एक्स वगैरह लिखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसको एक्स मान लिया, ठीक है, इसको हमने एक्स मान लिया, और एम ऑफ वाई को हमने स्मॉल वाई मान लिया। एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म एक्स वाई टू एंड एक्स वाई टू। एक्स वाई टू के हमारे पास 0.1 मोल है। ठीक है, एक्स वाई टू के हमारे पास 0.1 मोल है,
और इसका जो वेट है वो 10 ग्राम है। उसके बाद कौन सा x3y2, x3y2 के हमारे पास 0.05 मोल है और वेट जो है इसका वो है 9 ग्राम। मुझे बताना है एटॉमिक वेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखा मोल क्या होता है? मोल इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल की वैल्यू 0.1, 1/10 लिख लूँ उसको। वेट दिया है 10। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा XY2 का? XY2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मैं कहा x + 2y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने x का मॉलिक्यूलर वेट जो माना है वो स्मॉल x माना है और y का मॉलिक्यूलर वेट मैंने माना है स्मॉल y, है ना। जैसे हम H2O का निकालते हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, H2O का निकालते हैं तो कैसे करते हैं? H का क्या होता है? 1 होता है, तो 1 × 2 किया, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है, 16 × 1 किया। 1 क्यों किया? क्योंकि H जो O है वो एक ही है, तो यहाँ से 18 आता है। भाई वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर की, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर की, बस वहाँ पर नंबर्स थे, वहाँ पे इंटीजर्स थे, यहाँ पर एक्स वाई है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आया x + 2y इज़ 100। यहाँ से भी इक्वेशन बना लो, 0.05 है, इसको 1/20 लिख लूँ, इज इक्वल टू वेट 9/3x + 2y। 3x + 2y की वैल्यू आई 9 to 180, है ना। ये क्वेश्चन 1 है, 2 है, दिख रहा है 40 और 30 आ रहे हैं सोल्यूशन शायद, है ना। तो आप क्या करो, इसको इससे माइनस कर दो। हाँ वही आ रहा है सोल्यूशन। ठीक है, माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा? 3x - 2x इज 3x - x इज 2x, और 2y कट गया, यहाँ पर आ गया 80, x आ गया 40, y आ गया, y कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इन 10 ग्राम X4O6 वेट ऑफ x इज 5.72 ग्राम, फाइंड आउट एटॉमिक वेट ऑफ x। ठीक है, X4O6 का जो 10 ग्राम है हमारे पास और हमें वेट दिया है 5.72 ग्राम, फाइंड आउट एटॉमिक वेट ऑफ x। जो निकालना है उसी को कुछ मान लेते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ x को मान लो मैंने m मान लिया। ठीक है, m मान लिया, वेट दिया हुआ x का हमको वेट भी दिया हुआ। अगर मुझे x के मोल निकालने, मोल्स ऑफ x, तो वो कितने हो जाएंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 5.72 डिवाइडेड बाय m। जिन लोगों को लगता है ना, जिन बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, जो दिया है वो लिखते रहो, धीरे धीरे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, X4O6 के हमें 10 ग्राम दिए हैं, तो अगर मैं मोल निकालना चाहूँ X4O6 का, X4O6 का अगर मैं मोल निकालना चाहूँ, वो क्या होंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो वेट कितना दिया? 10, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? 4m + 6 × 16 96, है ना। अब अगर मुझे यहाँ से मोल्स निकालने x के, तो वो कितने हो जाएंगे? आप कहोगे यार मोल्स x के निकाल तो लिए। मैं कह यार इस इक्वेशन की हेल्प से निकालो ना। इस इक्वेशन की हेल्प से मोल्स कैसे निकालोगे? वही वाली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था AX/BY वाला। यहाँ पर X4O6 के इतने मोल हैं, तो x के कितने मोल होंगे? मैं कहा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो मोल्स ऑफ X4O6 को, तो हो जाएगा 4 × 10 डिवाइडेड बाय, नीचे से 4 कॉमन निकाल दो। ठीक है, तो m + 24 बच जाएगा, है ना। तो n ऑफ x यहाँ से आ गया 10/m + 24। अब ये क्वेश्चन 2 इसको कह दो, इसको 1 कह दो। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, देखो ये भी x के मोल्स हैं, ये भी x के मोल्स हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों क्या कर दो? इक्वेट कर दो। तो 5.72 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 10/m + 24। तो ये क्या आ रहा है? 10 - 5.72 × m इज इक्वल टू, अरे भाई 572 × 24। ठीक है, मैं तो भाई कैलकुलेटर हूँ। 5.72 इंटू क्या था यार, भूल गया। 5.72 × 24, 5.72 × 24,
137.28। ठीक है, तो यार 137.28। ठीक है, इसको माइनस कर लो एक बार। 892 और यहाँ पे 4 4.28 है ना। ये वाली कितनी आ रही है? 4.28। एम कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा 137.28 डिवाइडेड बाय 4.28। एक बार फिर से कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। इसको डिवाइड करना है 4.28 से, तो यार 32.07। तो नियर अबाउट 32 आ रहे है ना। 32 ग्राम पर मोल इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यही होती है इसकी यूनिट। मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। अब बात करते हैं डेंसिटी की। ये आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? अब मैं आपसे पूछूंगा डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अरे यार, मैंने फॉर्मूला पूछा ही, फॉर्मूला नहीं पूछा मैंने। डेंसिटी होती क्या है? जैसे आप लिखा होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे इथेनॉल है, तो इथेनॉल की डेंसिटी 0.79 ग्राम पर एमएल होती है। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इथेनॉल की डेंसिटी 0.79 ग्राम पर एमएल होती है, तो इससे आप इन्फ्रेंस क्या निकालते हो? क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल से समझते हैं हर चीज़ को। 0.79 ग्राम पर एमएल इज इक्वल टू रो ऑफ इथेनॉल, ETOH। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि अगर मैं इथेनॉल का 1 ml ले लूँगा, इथेनॉल सोल्यूशन का अगर मैं 1 ml ले लूँगा और उसको मैं वेइंग मशीन पर रख दूँगा, तो उसका जो वेट आएगा वो 0.79 ग्राम आएगा। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। 1 ml ऑफ ETOH solution will weigh 0.79 ग्राम, ठीक है। ये मतलब होता है। अब बात करते हैं इसकी जो फॉर्मूले की, जो आपने बचपन से रटा हुआ है, ठीक है। उसको हम वैसे डेंसिटी नहीं, एब्सोल्यूट डेंसिटी कहते हैं उसको, अगर प्रिसीजन से बोलना चाहें। एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। और ये हर मैटर के लिए डिफाइंड होती है, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, ठीक है, सॉलिड हो, ये सब के लिए डिफाइंड, ठीक है। फॉर कलर चेंज करेंगे, फॉर ऑल मैटर। अब बात करते हैं गैस की। केमिस्ट्री या गैसेस की बात यहाँ ज़्यादा होती है। अगर मैं गैसेस की बात करूँ, है ना, आइडियल बिहेवियर हम लेकर चलते हैं, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती, ये तो होती है। उस केस में भी सीधा मैं रो ही लिख लेता हूँ यार, है ना। आप डी भी लिख सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हम ज़्यादा रो का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी मैं रो ही लिख रहा हूँ। इससे तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन एक और इक्वेशन होती है जो कि हमारी आइडियल गैस इक्वेशन से डिराइव होती है। पी इज इक्वल टू एनआरटी, आप जानते हो। मोल्स को लिख लो आप मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू आर इंटू टी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना भैया, मास और कभी मैं वेट लिखता हूँ, कभी मैं स्मॉल एम लिखता हूँ, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। एक ही बात है केमिस्ट्री में, सब सब एक बात है, ठीक है। अब क्या करूँ मैं? कहा एम को वहाँ ले जाओ, पी एम इज इक्वल टू एम अपॉन वी को इसके नीचे ले आओ, वी के नीचे ले आओ, एम के नीचे ले आओ वी को। ये हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है? क्या ये चीज़ आपकी रो बन गई, है ना, डेंसिटी बन गई। तो यहाँ से आया पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। आप ये याद रख सकते हो, ये आइडियल गैस के लिए हर जगह मत लगा देना इसको, ठीक है, हर जगह इसको मत लगा देना। फॉर आइडियल गैसेस। अब बात करते हैं थोड़ी सी रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी कुछ नहीं होती है, इसको हमने डिफाइन कैसे किया, इसको जो महान लोग थे उन्होंने कैसे डिफाइन किया? अच्छा, इसको वो भी कहते हैं, हाँ, क्या कहते हैं इसको यार? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहा जाता है। कुछ नहीं है, फैंसी फैंसी नाम है, ठीक है। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं, जितना इसका फैंसी नाम है ये उतना ही आसान सी चीज़ है, ठीक है। इसको डिफाइन किया गया ऐसे कि यार जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, दैट इज डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस,
एब्सोल्यूट रो ऑफ सब्सटेंस divided by density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैं आपको बता दूं, आपको जान के बहुत खुशी होगी। तो मान लो ये रो ग्राम पर ml है, तो जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो होती है 1। ठीक है, ये होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या आ गई, रो के इक्वली आ गई। बस इतना फ़र्क है, रिलेटिव डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी में इतना फ़र्क है कि यहाँ पर यूनिट आती है, यहाँ पर जो है यूनिट आती है। क्या यूनिट आएगी? मान लो मास ग्राम में और वॉल्यूम ml में, तो ग्राम पर ml आ जाएगी। ठीक है, ग्राम पर आपको ये लीटर भी दिख जाएगी कभी कभी, यहाँ पर यूनिट नहीं आती। सो दिस इज़ अ यूनिटलेस क्वांटिटी। मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जनरली जो रिलेटिव चीज़ें होती हैं, रिलेटिव टर्म्स होती हैं, वो यूनिटलेस होती है। तो ये भी उसी की तरह यूनिटलेस है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2, है ना। डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू गैसेस छोटी सी चीज़ है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2, तो क्या हो जाएगी? दैट विल बी ρ1 डिवाइडेड बाय ρ2, है ना। तो रो का फॉर्मूला याद करो, क्या था? पी एम इज इक्वल टू आर टी, रो आर टी, है। तो रो क्या आ गया था? पी एम अपॉन आर टी। तो ये क्या आ जाएगा? P1m1 अपॉन RT1। R1 मत लिख देना भैया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल। ठीक है, और यहाँ नीचे आ जाएगा P2m2 RP2। R से R गया, तो जो डेंसिटी आई, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, रो ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट इज इक्वल टू P1m1T2 डिवाइडेड बाय P1m1T2 डिवाइडेड बाय P2m2T1। ठीक है, अब इसमें जो कंडीशन आती है, जो कि ज़्यादातर पढ़ी जाती है, अंडर सिमिलर कंडीशंस, जो हमारे प्रेशर टेम्परेचर होंगे वो बराबर होंगे। P1 इज इक्वल टू P2 एंड T1 इज इक्वल टू T2। कुछ लोग बोलेंगे M1 इज इक्वल टू M2 क्यों नहीं हुआ? भाई उसका जवाब खुद ही ढूंढ लेना, ठीक है। M1 इज इक्वल टू M2 क्यों नहीं हुआ, आज के लेक्चर का यही होमवर्क है। तो रो ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा? M1 अपॉन M2। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस आता है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में, उसको हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कुछ नहीं है, ये भी रिलेटिव डेंसिटी ही है, बस ये क्या है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ऐसे लिख लो यार, पूरा लिख लो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में डेंसिटीज डिफाइन करते हैं। ठीक है, किसकी? गैस हो, वेपर हो, कुछ भी हो, है ना। ये सब्सटेंस क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, वेपर फेज में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सिमिलर कंडीशंस हैं, सिमिलर कंडीशन वाली हम बात करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी? m, मान लो उसका जो सब्सटेंस है हमारा, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? m है। m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस, वो कितनी आएगी? मैंने यहाँ पे लिखवाया ना, ये तो लिखवाया, ρ1 ऑफ 2 m1 डिवाइडेड बाय m2। मान लो सब्सटेंस का जो मोलर मास है, वो m1 जो है वो m है, और आपको H2 गैस का तो पता ही है मोलर मास कितना होता है, 2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा? m डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी क्या आ जाती है? वेपर डेंसिटी जो फाइनली आती है, दैट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।